वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास का एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग गुप्ता वंश भी खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे वक्टका वंश का थोड़ी सी हिस्ट्री है, वक्टकास की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाकी गुप्तोत्तर काल है ना, मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में जानेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो अगेन इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल, मॉडर्न पूरे नोट्स हैं, ठीक है। और इवन नॉट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरे तैयारी के लिए आपको सिर्फ नोट्स चाहिए। कोई घर में बुकों का भंडार नहीं चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूरे नोट्स ले सकते हो। करंट अफेयर्स हर महीने का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें एक बार कांटेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। चलिए, तो वक्टका वंश का जो संस्थापक था, जो आपको याद रखना, विंध्य शक्ति था सबसे पहले। वक्टका वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। फिर से पूछ रहा हूँ, वक्टका वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। कौन था? विंध्य शक्ति। याद हो गया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ वक्टका डायनेस्टी? विंध्य शक्ति। वक्टका वंश की राजधानी जो थी प्रारंभिक में कंचनका थी, कंचनका तथा नंदीवर्धन, जो कि नागपुर में थी, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी कंचका और नंदीवर्धन थी, किंतु बाद में पुरीक एवं प्रवरपुर राजधानी बनी, ठीक है। तो क्या समझा आपने? इसका संस्थापक विंध्य शक्ति था। पहले इसकी राजधानी कंचका व नंदीवर्धन थी, बाद में उसकी राजधानी पुरीक और प्रवरपुर हो गई, ठीक है। भारी संख्या में वक्टकों के ताम्र सिक्के वर्धा क्षेत्र से मिले। अब वक्टका राजों के सिक्के में वर्धा क्षेत्र से मिले, जो महाराष्ट्र में वर्धा क्षेत्र लगता है, वहाँ से मिले हैं। रामटेक के मानस यानी नागपुर से भी कुछ सिक्के मिले हैं। वक्टका वंश का उद्भव सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? विंध्यास पहाड़ियाँ नहीं है जहाँ पे, अब विंध्यास सतपुड़ा के बीच से ही तो निकलती नर्मदा नदी, विंध्यास के पास हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र, MP, इन सब में विंध्या पर्वत लगते हैं। वक्टका विषाणु बुद्ध गोत्र के ब्राह्मण थे। वक्टका विष्णु वृद्ध गोत्र के ब्राह्मण थे। किसके थे? मतलब ये याद रखना, वक्टकास, अगर मैं समराइज करूँ इसको, वक्टका का जो रूलर था, फाउंडर, विंध्य शक्ति। पहले इसकी राजधानी कंचनका बनी, बाद में नंदीवर्धन बनी, ठीक है। मतलब ये थी। उसके बाद पुरीक और प्रवरपुर बन गई राजधानी। इसके ताम्र सिक्के वर्धा क्षेत्र से मिले हैं, ठीक। और वक्टका वंश का उद्भव विंध्य क्षेत्र में हुआ और ये ब्राह्मण थे। बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा, इस वंश के प्रथम शासक विंध्य शक्ति ने कोई राजकीय उपाधि धारण नहीं की। उसे हरिसेन के अजंता लेख में वंश केतु एवं द्विज कहा गया है। हरिसेन के जो अजंता लेख है उसमें वक्टका की विंध्य शक्ति को क्या कहा गया है? वक्टका की विंध्य शक्ति को कहा गया है वंश केतु या द्विज कहा गया है। अजंता लेख में विंध्य शक्ति की उपलब्धियों का काव्यात्मक विवरण भी मिलता है, ठीक है। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन शासक बना। दूसरा शासक कौन है जो आपको याद रखना है? पहला विंध्य शक्ति था, दूसरा प्रवरसेन था। कौन था? प्रवरसेन शासक बनता। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन शासक बनेगा। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, याद रहेगा। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, यह विंध्य शक्ति का पुत्र और उत्तराधिकारी, जिसे अब ऑब्वियसली उसका पुत्र ही बनेगा। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन ने यानी विंध्य शक्ति के पुत्र ने कुल 60 वर्षों तक शासन किया है। और विंध्य शक्ति के वाशिम ताम्रपत्र से पता चला, किससे? विंध्य शक्ति के वाशिम ताम्रपत्र से पता चलता है कि प्रवरसेन की उपाधि धर्म महाराज की थी। विंध्य शक्ति के वाशिम ताम्रपत्र से पता चलता है कि प्रवरसेन की जो उपाधि थी वो धर्म महाराज की थी। क्या थी उपाधि? धर्म महाराज की। प्रवरसेन को पुराणों में प्रवीर कहा गया है। क्या कहा गया? प्रवीर। उसने अपने पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह नागा शासक भावनागा की पुत्री से करा था। अपने जो गौतमी पुत्र का विवाह किससे कर दिया था? नागा शासक भावनागा से। प्रवरसेन एकमात्र वक्टका शासक था जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। एकमात्र वक्टका शासक था जिसने क्या करी थी? सम्राट की उपाधि धारण की, जबकि अन्य सभी शासकों ने महाराज की मामूली उपाधि की धारण की थी। मतलब सब लोग महाराज बोलते थे खुद को, इसने बोला अपने आप को क्या? सम्राट। देखो, महाराज और सम्राट में फ़र्क क्या होता है? महाराज होते हैं जिनका क्षेत्र थोड़ा कम होता है। सम्राट का मतलब हुआ जिसका बाहुल्य काफ़ी है, जैसे अशोक सम्राट था, दूसरे देशों तक में भी उसकी सत्ता थी, ठीक है। प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उसके चारों पुत्रों ने साम्राज्य को विभाजित कर दिया और अलग अलग प्रांतों में स्वतंत्र कर दिया। तो सिंपल सी बात ये है भैया, वक्टका का फाउंडर विंध्य शक्ति था, उसका दूसरा पुत्र था प्रवरसेन, ठीक। अब शुरू होती, देखिए, पुष्यभूति डायनेस्टी या पुष्यभूति वंश। अब पुष्यभूति वंश को ही वर्धान डायनेस्टी भी बोलते थे या वर्धान वंश बोलते थे। जो वर्धान लगता था ना, हर्षवर्धन है, राज्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, तो इसलिए पुष्यभूति वंश को ही वर्धान वंश भी बोला जाता था। इसका जो मेन राजा था, जो जिसके बारे में एग्जाम में आता है, वो हर्षवर्धन है। यहीं से शुरू होगा, ठीक है। ये अपने भाई जो था राज्यवर्धन, उसके बाद बनता है रूलर। तो थोड़ा सा ऊपर का इतिहास देखते हैं। पुष्यभूति के राज्यों के बारे में दो प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? एक तो हर्षचरित्र से लिखती है, ठीक है। हर्षचरित्र किसने लिखा है? वानभट्ट में लिखा है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पता है।
और हियान भी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, उसने भी लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में। तो क्या याद रखना आपको भैया, पुष्यभूति वंश को वरदान वंश भी कहते थे। हर्षचरित्र वानभट्ट ने लिखा है जिसमें हर्ष के बारे में लिखा है। हियान भी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। पुष्यभूति जो था राजवंश का चौथा शासक था, प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति राजवंश का जो चौथा शासक था प्रभाकर वर्धन, जिसने वास्तव में पुष्यभूति राजवंश की आधारशिला रखी है। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। इसी ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रभाकर वर्धन ही था, ठीक है। प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, इससे पहले के शासक नहीं करते थे। अब देखो, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, कृष्ण एवं राजश्री प्रभाकर वर्धन की संतानें थी। अब प्रभाकर वर्धन की 4 संतानें थी। कौन कौन सी 4 संतानें थी? एक तो राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन था, कृष्णवर्धन था और राजश्री था, ठीक है। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, कृष्ण और राजश्री, ये प्रभाकर वर्धन की संतानें थी। राजश्री का जो विवाह हुआ वो कन्नौज के शासक से, ग्रहवर्मन से हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल बिगड़ा। जो मालवा का शासक था देवगुप्त, उसने जो राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी मालवा के शासक ने, और राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन ने फिर क्या करा भैया? देवगुप्त की हत्या कर दी। जो राजवर्मन था हर्षवर्धन का भाई, उसने क्या करा? देवगुप्त की हत्या कर दी। किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त ने अपने मित्र की सहायता से उसको भी, राजवर्धन को भी मार दिया। अब इसी राजवर्धन की मौत वगैरह के बाद फिर अब आता है हर्ष। आपको यहाँ से पढ़ना है, हर्षवर्धन शासक में आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री आपको ये पढ़नी है, ठीक है। राजवर्धन द्वितीय की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। बहुत ही कम एज में शासन बनता है, 606 ईस्वी में। वह उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा था, उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू राजा था। मूलतः एक शैव था, मतलब शिव भक्त करता था, लेकिन बौद्ध धर्म का भी काफ़ी हद तक समर्थन करता था, ठीक है। हिंदू शासक था और बौद्धों को उदारता के साथ दान देता था, बौद्धों को दान भी देता था। वह हर्ष के नाम से प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन किस नाम से प्रसिद्ध था? हर्ष के नाम थे। और उसे उत्तर का भगवान कहा जाता था, उत्तर का भगवान कहा जाता था। क्या क्या पढ़ा आपने भाई, क्या समझे? हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में राजा बना, प्रभाकर वर्धन के बाद, ठीक है। ये हिंदू शासक था अंतिम, बौद्धों को भी, पर अब पूछ ले क्या बौद्धों के प्रति असहिष्णु था? नहीं, बौद्धों के प्रति भी सहिष्णु था, उदार था उनके प्रति भी। दानशीलता के चलते हर्ष को भारतीय हातिम भी कहा जाता है। ये कोट आपको याद रखना है, हर्ष को क्या कहा जाता है? भारतीय हातिम भी कहा जाता है। हियान शांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। शिलादित्य, शिलाजीत नहीं। हियान शांग ने हर्ष को शिलादित्य भी कहा है। किसने कहा है पूछेगा? हियान शांग को शिलादित्य, या शिलादित्य किसकी उपाधि थी? तो हियान शांग ने दी थी हर्ष को। हर्षवर्धन ने परम, उसकी महेश्वर, परम भट्टारका की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, याद रखना। और हर्षचरित्र ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हैं, जो कि हर्ष दरबार के दरबार में थे, ठीक है। हर्षचरित्र किसने लिखा? बाणभट्ट में। हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयागराज में पवित्र उत्सव मनाते थे और इलाहाबाद में महामोच परिषद का आयोजन करते थे। इस अवसर पर बुद्ध, सूर्य और शिव की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। हर्ष ने 3 नाटक, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है। हियान शांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था, ठीक है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, फिर से बता रहा हूँ किसने लिखा था? हर्ष ने। उन्होंने व्याकरणविद भर्तहरि और मतंग दिवाकर उनके दरबार के कुशल लेखक थे। नहीं, एक सेकंड, इधर आ गया मैं, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा। उन्होंने नालंदा में एक बहुत विशाल मठ बनवाया। बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र तथा पार्वती परिणय के लेखक। मयूरा, जो कि मयूर शतक के लेखक हैं। प्रसिद्ध व्याकरणविद भर्तहरि और मतंग दिवाकर उनके दरबार के कुशल लेखक थे। अब आपसे ये पूछे, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ आपसे एक चीज़, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हर्ष के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? एक तो बाणभट्ट थे, मयूरा थे, और प्रसिद्ध व्याकरणविद भर्तहरि और मतंग दिवाकर, ये लेखक थे हर्ष के। हर्ष के लेखक कौन कौन थे? बाणभट्ट, मयूरा, भर्तहरि और मतंग दिवाकर। सिरपुर में ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर हर्षवर्धन के शासनकाल में निर्मित हुआ है। जो सिरपुर में ईंटों से बना मंदिर है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही निर्मित हुआ है। शुरुआत में हर्षवर्धन शिव का अनुयायी था और आगे चलकर ये महायान बौद्ध धर्म में शामिल हो गया, ये याद रखना है। पहले ये शैव भक्त था, बाद में ये महायान बौद्धिज्म में शामिल हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य। देखिए, जब आपको बताया था अभी, पहले प्रभाकर वर्धन था, फिर जब राजवर्धन आता है, मतलब प्रारंभ में राजवर्धन ने प्रभाकर वर्धन पर सफलता प्राप्त की। मतलब पहले प्रभाकर वर्धन था, फिर राजवर्धन आएगा, फिर हर्षवर्धन आएगा। हर्ष ने अपने भाई पर विजय पाई, मतलब हर्ष आएगा राजवर्धन के बाद। जब राजवर्धन शासन का काम हर्षवर्धन के हाथों में सौंप कर, अब राजवर्धन क्या करते हैं? राजवर्धन अपना शासन हर्ष को देते हैं और ये जाते हैं जो मालवा का शासक था देवगुप्त, क्योंकि वो इनके बहनोई को
बंदी बना लेता है। मालवा के शासन देवगुप्त और गौड़ के शासक शशांक के खिलाफ अभियान में जुट जाते हैं और हर्ष 16 ही साल तक का था, इनको साम्राज्य सौंप देते हैं। फिर उनके बहनोई ग्रैवर्मन की हत्या कर उनकी बहन राजश्री को जो बंधक बनाता है देवगुप्त, उसी से लड़ने जाते हैं। कौन? राज्यवर्धन। समझे मेरी बात की नहीं? देखो, राज्यवर्धन जो थे वो हर्ष को सम्राट दे के जाते हैं इससे बदला लेने, गौड़ शासक देवगुप्त वगैरह से। पर क्या होता है, वो मार दिए जाते हैं। उन्हें मालवा की सेना को हरा तो देते हैं, देवगुप्त को मार देते हैं, पर शशांक उनको मार देता है। किसको? राज्यवर्धन को। तो फिर पूरी तरह से साम्राज्य हर्ष के पास आता है। अब शशांक क्या करता है, पूरे बोधि वृक्ष को काट देता है, कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। तत्काल कन्नौज पर आक्रमण कर अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराता है। बाद में हर्ष ने शशांक को भी परास्त किया। हर्षवर्धन क्या करते हैं, शशांक को भी परास्त करते हैं और उड़ीसा के कोंगोड़ा के हिस्से तक अपने राज का विस्तार करते हैं। कन्नौज अन्नौज सबको हरा के उड़ीसा तक अपने साम्राज्य को फैलाते हैं। हर्ष ने अपने शासनकाल में कई सैन्य लड़ाइयाँ जीती और उसने उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें से 5 भारतीय क्षेत्र थे। कौन कौन से? पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कन्नौज, मिथिला। ठीक है, ये सब हर्ष कब्जा कर लेता है। हर्ष के संपूर्ण साम्राज्य में संभवतः थानेश्वर है, कन्नौज है, अहिचिन है, श्रावस्ती है और प्रयाग सम्मिलित था। उसने अपना साम्राज्य मगध और उड़ीसा तक विस्तारित किया था। मैप दिखा देता हूँ आपको, ये मैप देख सकते हो आप। ये पूरा पुष्यभूति वन यानी हर्षवर्धन का शासन था। देखो ये यहाँ तक, ठीक है, मतलब पंजाब का थोड़ा पार्ट है, उत्तर प्रदेश मोस्टली है, पंजाब है, उड़ीसा है, ठीक है, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी मूल रूप से थानेश्वर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। लेकिन उसने इसे कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज। नर्मदा नदी उसके साम्राज्य की दक्षिण सीमा थी। तो अभी मैप में दिखाया ना, नर्मदा तक ही सीमित था। चीनी यात्री हियानशांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, जो पुस्तक सियूकी के लेखक थे, इसी के दौरान भारत की यात्रा करी थी, ये अभी बताया। हर्ष के समकालीन वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय था। कौन था? वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय। हर्ष ने उसे हराया, परंतु बाद में अपनी पुत्री का विवाह उससे ही कर दिया। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप फिल्टर कर सको तो मैंने बताई आपको हर्ष के बारे में, हर्ष के साम्राज्य के बारे में, कहाँ तक उसका साम्राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी, किसके बाद वो रूलर बनता है, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता। हियानशांग, बाणभट्ट, ये सब पूछेगा। ठीक है, अब आ जाता है मैत्रक वंश। मैत्रक जो थे वो गुप्त शासकों के अधीनस्थ शासक थे, जिन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र पर शासन कर पश्चिम भारत में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। अब ये जो मैत्रक थे ये गुजरात साइड में आते हैं, अपने स्वतंत्र एक साम्राज्य बना लेते हैं। पहले क्या थे? गुप्तों के अधीन थे, अब गुप्ताज के बाद अपना स्वतंत्र एम्पायर बना लेते हैं। मैत्रक शासकों में ध्रुवसेन द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। कौन? ध्रुवसेन द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए। ये हर्षवर्धन के ही समकालीन थे। अब आपसे हाँ ये पूछ सकते हैं हर्षवर्धन के समकालीन मैत्रक शासक कौन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय। ये सब बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो नोट करने वाले होते हैं, एग्जाम में ये सब आते हैं प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स में थोड़ी आते हैं हर्षवर्धन की जो बहन थी, बहनोई को कब्जा किसने किया, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, ये तो एक स्टोरी कनेक्ट करने के लिए होती है। ये सब पूछेगा राजधानी क्या थी, उसका एम्पायर कहाँ तक था, उसका शासनकाल क्या था, उसके लेखक कौन थे दरबारी कवि में। ठीक है, ये सब पुस्तकें कौन सी लिखी, बस। ठीक है, उसके पैरेलल में जो समकक्ष मैत्रक शासक कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय। और उन्होंने हर्ष की पुत्री से विवाह भी किया था। अब ये पूछ सकता है हर्ष की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? ध्रुवसेन द्वितीय, जो कि मैत्रक शासक था। ठीक है, और मैत्रक शासक कहाँ था? गुजरात के सौराष्ट्र में था। ठीक है, पहले ये गुप्तास के अधीन थे, बाद में स्वतंत्र शासन हो जाता है। हियानशांग के लिखित साक्ष्यों से पता चलता है कि हर्ष के जो प्रयाग महासभा में ध्रुवसेन द्वितीय शामिल हुए थे। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है हर्ष का, वहाँ ध्रुवसेन शामिल होते हैं। मैत्रक ने वल्लभी को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। अब वल्लभी राजधानी किसकी थी? मैत्रक की। मैत्रक साम्राज्य की राजधानी वल्लभी थी, जो शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो वल्लभी पढ़ा होगा आपने। अब ध्रुवसेन ने हर्ष के प्रयाग एवं कन्नौज के धार्मिक समारोह में भी भाग लिया था। अब लेगा ही भैया, उनका क्या है भैया, हर्ष ने अपनी बेटी का शादी उससे करी, दामाद है तो हर जगह ही आएगा। और महाकवि भट्टी ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में रहते थे। महाकवि भट्टी जो थे ध्रुवसेन चतुर्थ के दरबार में रहते थे। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो आपने हर्षवर्धन वंश पढ़ा, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते थे, वर्धन वंश भी बोलते थे। मैत्रक वंश आया, अब आता है मौखरी वंश। कौन सा? मौखरी वंश। अब एग्जाम में देखो पैटर्न बदल चुका है, ये सब बहुत आने लगा है। ठीक है, मौखरी भी गुप्तकालीन के अधीन थे, अब ये भी बाद में अपना स्वयं का शासन बनाते हैं और सामंत की पदवी का इस्तेमाल करते थे। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन करते थे, जो वेस्टर्न यूपी है, कन्नौज साइड में। धीरे धीरे उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र तक स्थान ले लेते हैं। कनिंगम ने मौखरी एवं मौर्यों में समानता स्वीकार की है। जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, मौखरी और मौर्यों में समानता देखी है इसने। मौखरी वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हरहा लेख, अशीरगढ़ का मुद्रा लेख।
हरहा लेख अशीरगढ़ का मुद्रा लेख। अब पूछेगा मौखर वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हरहा लेख एवं अशीरगढ़ का मुद्रा लेख, हरहा लेख अशीरगढ़ का मुद्रा लेख। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पाणिनि की जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें मौखिर शब्द का उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मौखिर शब्द का उल्लेख मिलता है। मौखिर शिव उपासक थे। ये कौन थे? शिव उपासक थे। इनके अभिलेख नागार्जुन एवं बराबर पहाड़ियों जौनपुर और हरहा में मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं? बराबर पहाड़ियाँ, जौनपुर, हरहा, यहाँ मिलते हैं। उनकी मुद्राएं जो है वो भिटौरा, अयोध्या एवं अहिछिन्न से भी मिलती हैं। भिटौरा है, अयोध्या है, यहाँ से इनकी मुद्राएं मिल जाती हैं। अशीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार, अशीरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार ईसाई वर्मन को मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अशीर वर्मन जो थे, मतलब अशीरगढ़ का ताम्रपत्र है, एक सेकेंड, अशीरगढ़ का ताम्रपत्र अभिलेख, अशीरगढ़ का ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार ईसाई वर्मन को मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मौखरी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछे किसको मानते हैं, तो ईशान वर्मन को। और ईशान वर्मन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला तथा मुद्राएं चलाने वाला पहला मौखिर शासक था। तो वास्तविक संस्थापक था, तो इसने क्या कर लिया भैया, मुद्राएं भी चलाई और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में मौखिर साम्राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गौड़, जिसको बंगाल बोलते थे, वहाँ तक विस्तारित हुआ। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। आंध्रा के राजा ईशान वर्मन से हार गए। आंध्रा के जो राजा थे वो ईशान वर्मन से हार गए, और यह संभव है कि विष्णु कुंदिन परिवार के सदस्य, ये छोड़ो, आंध्रा के राजा ईशान वर्मन से हार जाते हैं और ईशान वर्मन मौखिर वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, याद रखना, हो गया काम। चलो अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कह रहे गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमि कर संग्रह करने के लिए, ध्रुवाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक और कारणिक नामक पदाधिकारी थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है पदाधिकारी का याद रखना। भूमि लेखों से रिलेटेड कौन थे पदाधिकारी? एक तो महाछपटलिक और कारणिक, जो कि आधुनिक समय के जो सब रजिस्ट्रार नहीं होते वो, ये सब पदाधिकारी थे। गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवच्छी आदि नामों से जाना जाता था। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। देवगुप्त, देवराज, देवच्छी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। और गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल में स्थित ताम्रलिपि बंदरगाह है। तो ताम्रलिपि बंदरगाह पूछेगा कहाँ पे है, तो बंगाल में है, जो कि गुप्त काल में ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। गुप्त काल में विष्टि जो था वो बेगार श्रम के लिए प्रयुक्त होता था। इंपॉर्टेंट ये आ चुका है, यूपीएससी में आ चुका है कि विष्टि क्या होता था, जो बेगार के लिए शब्द यूज़ होता था उसको विष्टि कहते थे। क्या कहते थे? बेगार के लिए जो शब्द यूज़ होता था उसको विष्टि कहते थे। गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी जो थे वो कुमार मात्य थे, कुमारा मात्य होते थे। जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे गुप्त काल में कुमारा मात्य होते थे। गुप्त काल में जो सामुद्रिक व्यापार केंद्र था वो बंगाल का ताम्रपिति बंदरगाह था। जो भूलेख वाले अधिकारी थे वो महाछपटलिक और कारणिक हुआ करते थे। सिंपल सी चीज़ है। सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्या होते थे। राजस्थान के भरतपुर जिले से प्रचुर मात्रा में गुप्त सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त वन से लेकर स्कंदगुप्त के काल तक के प्राप्त सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल हैं। ठीक है, आप देखो, अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू फॉलो करो, जरा मुझे गुप्त वंश के सारे रूलर का नाम बताओ, श्रीगुप्त से शुरू होके एकदम नीचे तक जरा बता डालो। अगर पता हो तुरंत वीडियो पॉज करो, कमेंट करो प्लीज़, ऐसे ही याद होगा, एक दो बार रिकॉल करो। गुप्त काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा यमुना की आकृतियाँ आती हैं। सती प्रथा के सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरण अभिलेख में गोपाराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का मिलता है। ये आपको याद रखना है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण पत्र, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण पत्र एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की जो पत्नी है उसके सती होने का मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एरण अभिलेख, सती प्रथा के बारे में एरण अभिलेख, सती प्रथा के बारे में एरण अभिलेख। चलो अब गुप्त और गुप्तोत्तर काल के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि कभी कंपैरिजन आ जाए, मेंस में आ जाए तो आप लिख सको। हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन प्राप्त होता है। विंध्य के जंगलों में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसके कैद से आज़ाद करवाना था, जो कि उसने कराया। भाई इनको मारा, जो गुप्त शासक था, देवगुप्त था, उसको हराया, मारा और अपनी बहन को भी आज़ाद कराया। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर
विंध्य के वनों एवं पर्वतों में भाग गई है, मतलब उनकी बहन। और हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्रीका को तब ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी। अब ये क्या हुआ, जंगलों में भाग गई और सती होने जा रही थी क्योंकि इनके पति की तो हत्या हो गई थी। तब हर्ष ने इनको ढूंढा बौद्ध भिक्षु दिवाकर की सहायता से, तभी बाद में ये बौद्ध भी बन जाते हैं शैव से, मतलब पहले तो शिव भक्त होते हैं, बाद में बौद्ध बन जाते हैं। ठीक है। कन्नौज के शासक यशोवर्मन, एक सेकंड सॉरी, कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। जो कन्नौज के शासक यशोवर्मन थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई, युद्ध भूमि में हुई। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास अंधकारमय रहा। मतलब ये कन्नौज का बहुत बड़ा शासक माना गया था, बाद में फिर कोई इसके टक्कर का आया नहीं। इसके पश्चात कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन का युद्ध कश्मीर के ललितादित्य मुक्ता पीढ़ी से हुआ, जिसे संभवतः उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यशोवर्मन की मृत्यु कब हो गई, कश्मीर के ललितादित्य से लड़ाई के समय। यशोवर्मन के दरबार में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति रहते थे, ये आपको याद रखना है। यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे, नाटककार भवभूति। यशोवर्मन के दरबारी कवि वाकपाती ने उसकी विजयों का वर्णन प्राकृत भाषा में लिखित गौड़वहों में किया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि वाक के पति ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, काव्य, तो गौड़वहो लिखा है यशोवर्मन के बारे में। जैसे हर्षचरित्र लिखा है भानुभट्ट ने, ऐसे ही यशोवर्मन का जो दरबारी कवि है उसने क्या लिखा है, गौड़वहो। और कौन है उसका दरबारी कवि, वाकपाती। परमार्थ उज्जैन के निवासी थे और 546 में एक गुप्त वंशी सम्राट के पास चीन के सम्राट द्वारा जो दूतावास भारत भेजा गया था, उसी के एवज में भेजा जाने वाला भारतीय दून मंडल का हिस्सा था। ठीक है। बोवर पांडुलिपि 4वीं-5वीं ईस्वी के प्राचीनतम चिकित्सीय ज्ञान, आयुर्वेद, शकुन विचार तथा भविष्य के कथन से संबंधित महत्वपूर्ण खोज है। कौन, बोवर पांडुलिपि। इसे 1890 में हैमिल्टन बावर ने गोबी मरुस्थल से खोजा था। यह मूलतः यशोमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के 7 निबंधों का संग्रह है और यह बौद्ध भिक्षु कमतूरा बौद्ध विहार में निवास करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार जस्ट ब्रीफ ले लो। गुप्त शासकों के सिक्कों पर, ये आपको याद रखना है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। गुप्त शासकों के सिक्कों पर चामर धारिणी का अंक मिलता है। किसका, चामर धारिणी का अंकन मिलता है। गुप्त शासकों के सिक्कों पर हमें क्या मिलता है, चामर धारिणी का अंकन। चामर धारिणी का अंकन मिलता है गुप्त शासकों के सिक्कों पर। कुषाणों के पतन के बाद मगध में गुप्त राजवंश का उदय होता है। अब कुषाण चले जाते हैं तो गुप्त राजवंश का मगध तो तभी होगा ना, तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, मतलब सातवाहनाज फिर कुषाणाज है ना। गुप्त संभवतः जो थे कुषाण संवत थे, कुषाण सामंत थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कई स्थानों पर गुप्त पुरावेशों के बाद कुषाण पुरावेश प्राप्त हुए हैं। संभावना है कि गुप्तों ने कुषाणों से काठी, बागडोर ये सब लिया होगा। थानेश्वर के वर्धन वंश के शासकों का क्रमबद्ध एवं विस्तृत इतिहास प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। वस्तुतः यह वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता है। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली राजा था। अपनी स्वतंत्र स्थिति को सूचित करने के लिए उसे परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज जैसी सम्मानपरक उपाधियां धारण की हैं। प्रभाकर वर्धन की कई रानियां थीं, इसने यशोमती उसकी प्रधान रानी थी। हूणों से युद्ध करने के पश्चात प्रभाकर वर्धन गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन गंभीर रूप से बीमार हो जाता, मृत्यु हूणों से युद्ध करने के बाद। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्ता द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा, विशाखा दत्ता ने लिखा है। इस नाटक का कथानक चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त के राज्यकाल से संबंधित है और इस नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकराज एवं रामगुप्त के वध को दिखाया गया। तो आपको ये याद रखना है भैया, देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्ता ने लिखा है, संस्कृत नाटक है बस। बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासक कुमार गुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है। बिलसद जो है उत्तर प्रदेश में है, एटा जिले में। कुमार गुप्त का अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। आर्मकादेव चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सेनापति थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था, आम्रकादेव। जबकि मंत्री वीरसेन शाव जो थे वो सामंत समनायिक प्रधान सचिव थे। बस ये नहीं, आपको याद रखो, जो आम्रकादेव थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान कौन थे, सेनापति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश ग्रंथ, ये याद रखना है, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश ग्रंथ संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है। संस्कृत का विश्वकोश कहलाता है कौन, अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश ग्रंथ। इस ग्रंथ का एक अन्य नाम लिंगानुशासन था। इस ग्रंथ का एक और नाम क्या था, लिंगानुशासन। अमरकोश के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे, क्षीरा स्वामी भट्ट हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सर्वाधिक टीका जो है इसी ग्रंथ पर लिखी गई है। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र
बंगाल में स्थित ताम्रलिपि बंदरगाह, ये भी ऊपर देख लिए, जहाँ से चीन, लंका मतलब दूसरे देशों से व्यापार होता था। ताम्रलिपि बंदरगाह पूछेगा कहाँ है, बंगाल में है। ये गुप्त वंश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एक ट्रेड पॉइंट। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वन लाइनर वो आपको याद रखने पड़ेंगे, कड़वा सच है ना। अब हिस्ट्री ऐसा तो है नहीं हाँ एकदम बकैतीबाजी करते चले जाएँ, आप सुनते चले जाओ उसको, ठीक है। नोट्स तो होने चाहिए ना, हिस्ट्री के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप लर्न क्या करोगे भाई, प्रीलिम्स में तो फैक्ट आता है ना, कहानी थोड़ी पूछेगा भैया चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे प्यार किया, उसको मोटिवेट फिर चंद्रगुप्त को करा, ये सब बतौलेबाजी क्लास में चलती है। आपको ये जो फैक्ट है याद रखने पड़ेंगे, हिस्ट्री करनी पड़ेगी भैया, कोई उसका उपाय नहीं है। गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात्या होते थे, ये भी मैंने ऊपर बताया। गुप्त सोने के सिक्के, दिनार का नाम लैटिन भाषा से लिया गया, ये भी देख लिया। दिनार सिक्कों का प्रचलन रोमन सिक्कों के आधार पर हुआ है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का तीसरा एवं प्रथम महान शासक था, ये भी ऊपर कर चुके हैं। वैशाली को छोड़कर प्रयाग, साकेत और मगध आदि राज्यों पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त को ही गुप्त संवत जो कि 319 में होता है उसका संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त को गुप्त संवत का संस्थापक माना जाता है 319 में, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर सौराष्ट्र में अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, जो शक मानक के रूप में चले, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है, शकों को हराया था इसने। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम ताम्र मुद्रा का प्रचलन किया था, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। वक्तकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वक्तका नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह करा था रुद्रसेन द्वितीय से, ये भी ऊपर कर चुके हैं, याद रखना है। रुद्रसेन द्वितीय ने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म का अपना लिया था, तो याद रखना है रुद्रसेन द्वितीय से विवाह करा था, जो कि वक्तका नरेश था चंद्रगुप्त ने, ठीक है। वक्तकों तथा गुप्तों की सम्मिलित शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर डाला था, भैया इन दोनों ने मिलकर शकों को खत्म कर दिया था। विदिशा के पास उदयगिरी में 20 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ था। जो विदिशा में 20 गुफाएं हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन द्वारा निर्मित गुहा को तवा गुहा कहा जाता है। जो गुहा लेक है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का है। यहाँ की केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जो गुहा लेक है वो सिर्फ एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। फिर आता है रामगुप्त ध्रुव देवी कथा का उल्लेख विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, वान भट्ट कृत हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा। तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी, विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम, बान भट्ट ने हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, और भोज के श्रृंगार प्रकाश व अबुल हसन अली के मुजमुल उत तवारीख से मिलता है, ठीक है। अबुल हसन अली के मुजमुल उत तवारीख। फिर गुप्त संवत जो है 61 का मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जो मथुरा स्तंभ लेख है वो गुप्त का किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और यह मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से भी मिला हमको, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है, मथुरा स्तंभ लेख वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क, क्या विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर जो थी वो 24% थी, और हर्ष के शासनकाल के बाद जो ब्याज दर उसकी तुलना में 24% की कम कर दी गई थी, क्योंकि राजपूत काल में उसको और कम कर दिया गया। हुन एक मुद्रा की इकाई थी। हुन जो थी वो क्या थी, एक मुद्रा की इकाई थी। और ये चला कौन रहा था, इसको हुन शासक द्वारा कश्मीर में चलाई जा रही थी, कश्मीर में। संजौली ताम्रपत्र तथा ऐरण और ग्वालियर के अभिलेख से ज्ञात होता है 510 ईस्वी के आसपास मध्य प्रदेश गुजरात में हुणों का राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति तय कर लिया है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासन काल में सोने के सिक्के का वजन सर्वाधिक होता था, क्योंकि 5वीं शती के मध्य गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की जाने लगी थी, इसलिए भारी होता था वो। मिहिर कुल जो था उसके बाद प्रसिद्ध हुण शासक तोरमाड़ हुआ था। मिहिर कुल के बाद प्रसिद्ध हुण शासक कौन था, तोरमाड़। और 6ठी शताब्दी में मालवा के पराक्रमी शासक यशोधर्मन ने मिहिर कुल को बुरी तरह परास्त किया। अब मिहिर कुल को किसने हराया था, मालवा का शासक यशोधर्मन ने। गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा के.एम. मुंशी ने दी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब पढ़ा हुआ है, ऊपर मिक्स है, हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं, इससे 20 पॉइंट मेन निकल रहा है जो आपको याद रखने हैं। गुप्त को स्वर्ण युग का काल किसने बोला, के.एम. मुंशी ने। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। नल, कुल्यवाप, द्रोण एवं पाटक
गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में भूमि माप की इकाई थी, ये आपको याद रखना है। भूमि माप की इकाई क्या थी गुप्तोत्तर काल में? नल, कुल्यावाप, द्रोण, पाटक। नल, कुल्यावाप, द्रोण और पाटक। नल जो था भूमि माप के लिए प्रयुक्त होने वाले धातु की छड़, नल भूमि माप के लिए प्रयुक्त होने वाले धातु की छड़ या उसी लंबाई की रस्सी को कहा जाता था। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है सूत्रों में। तो बस आपको इतना याद रखना, ठीक है। इसी से आपको इतिहास में गुप्त वंश के बारे में पता अच्छा खासा चल जाएगा और सवाल जितने मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ उससे बाहर नहीं मिलेंगे। तो बस एक बार मेरी बात मानिए, इसको नोट करिए। गुप्तोत्तर काल बढ़िया बढ़िया बुलेट पॉइंट बनाइए, 1 से 2 पेज में नोट्स इसका बन जाएगा आराम से। और इसी को मल्टीपल टाइम, ये 14वां लेक्चर आ गया शायद होगा, इसको जितनी ज़्यादा बार पढ़ लोगे, रिवाइज कर लो नोट्स बना के, क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। अभी मैं आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी कराऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री के, तब आप देखना आपको सारे सवाल आपसे होंगे, इतना ट्रस्ट करके चलो। बाकी ये जो बुक्स हैं ये सब पढ़ते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेक्चर भी लेते रहो क्लासेस की, अगर आपको पसंद वीडियोज में, पर समय बर्बादी है। जब तक आपको फैक्ट तो लर्न करना ही पड़ेगा ना। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, फैक्ट लर्न करना पड़ेगा। मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री आती नहीं है भाई, UPPCS की ना UPSC में, प्री में आती है सिर्फ। मेंस में आर्ट एंड कल्चर आएगा और मॉडर्न हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, एंशिएंट आती नहीं है ना। तो क्यों इतना थक रहे हो? 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो एंशिएंट हिस्ट्री से अब प्रीलिम्स में आने लगे हैं, है ना। तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा आपको। बाकी कोई समस्या हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब नया वंश हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चालुक्यास, पल्लव चालुक्यास, फिर चोला चेरा पांड्यास, फिर ये खत्म हो जाएगा। मतलब इसके 3 लेक्चर और आएंगे एंशिएंट हिस्ट्रीज़ के। एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, फिर हम लोग मॉडर्न मैं सोच रहा हूँ शुरू करूँ, फिर मिडीवल चालू करूँगा। और मॉडर्न को भी शुरू करने से पहले एंशिएंट के आपको 500 MCQ कराऊंगा, ठीक है। 3 क्लासेज और है, एंशिएंट खत्म हो जाएगी, फिर आपको 500 MCQ मिलेंगे, फिर हम लोग मॉडर्न करेंगे, ठीक है।